वेलकम टू ओलीवुड। व्हाट इज जेआईबी? इसकी सिंपल से सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाली है इस सेशन के अंदर। सारा जेआईबी के बारे में आपको बताया जाएगा, ये तक बताया जाएगा कि इंक्रीमेंट कितना मिलने वाला है और आपके पेपर की फ़ीस कितनी होती है। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये लोगों के दिमाग में एक बैठा दिया गया है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बैंकर्स हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो बैंकर हो वही ये पेपर दे सकता है। इसका एक मैं तरीका बताने वाला हूँ आपको। तरीका क्या है, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि जेआईबी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन बैंकर्स के लिए होता है या बैंकर्स के लिए होता है, इसकी क्लैरिफिकेशन मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जेआईबी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कितनी फ़ीस लगती है, कितने बार आप पेपर दे सकते हैं, क्या सिलेबस है, कितने नंबर आप लेंगे, कि इन दो पोर्शन में इतने आ गए तो तीसरे में कितने लेने पड़ेंगे, तो सब तरीके की आपकी कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाएगी। और इतने कम टाइम में आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन शायद ही कहीं देखने को मिले, ठीक है। और अगर आपको लगे कि सच में बहुत अच्छे वे में आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करवाने का मेरा मकसद कुछ नहीं है। मेरा मकसद है कि बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नेक्स्ट नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पहुंचते रहें, ठीक है। तो जेआईबी के बारे में हम बात करने वाले हैं, कोई ऊपर नीचे इधर उधर की बात हम नहीं करेंगे। सिंपल से तरीके से बात करूंगा मैं, ऐसे जैसे कि कोई आपको अपना साथी बता रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैन अ नॉन बैंकर अप्लाई? यस। आपको अगर जेआईबी सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप डीबीएफ सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। और जैसे ही, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको बैंकिंग लाइन में जाना है या जो बैंक में है वो तो जेआईबी अप्लाई कर ही सकता है। अगर मान लीजिए कोई इस वीडियो को वो भी देख रहा है जो बैंकिंग में ऑलरेडी नहीं है, लेकिन उसका मकसद है कि जाना तो मुझे बैंकिंग लाइन में ही है, कोई बात नहीं, क्या हुआ, तो आप डीबीएफ के लिए अप्लाई कीजिए। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसी सर्टिफिकेशन को कन्वर्ट कर देगा आईबीएफ आपके जेआईबी कोर्स के जेआईबी सर्टिफिकेशन के अंडर में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, आपको जेआईबी थोड़ी करना पड़ेगा, फिर सीधा सीआईबी के लिए आगे बढ़ेंगे आप। तो यही बात है, ये जो बेसिक सी चीज़ है ये हर एक को नहीं पता होता। और जिसे यही नहीं पता कि नॉन बैंकर भी अप्लाई कर सकता है और जेआईबी सर्टिफिकेशन हासिल कर सकता है, वो आपकी क्या नैया पार करवाएगा, ये बताइए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दिख भी रहा है कि जेआईबी सर्टिफिकेशन इज इक्वल टू डीबीएफ सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्टिफिकेशन आप क्लियर कर दीजिए। जैसे ही बैंक ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपका ये जेआईबी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका सर्टिफिकेट, यही सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके लिए अलग से आपको जेआईबी नहीं देना पड़ेगा। इनकम बेनिफिट जो होता है मेनली आपका जेआईबी के थ्रू, वो आपका एक इंक्रीमेंट लगता है, चाहे आप क्लरिकल में हो चाहे आप ऑफिसर कैडर के अंदर हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफिसर की बात करें तो सीआईबी के अंदर आपके एक इंक्रीमेंट लगता है, लेकिन क्लरिकल में आपका सीआईबी के दो इंक्रीमेंट लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम जेआईबी की बात कर रहे हैं तो आज जेआईबी की बात कर रहे हैं कि एक इंक्रीमेंट लगता है आपका सैलरी के अंदर। सैलरी कौन सी? बेसिक पे के अंदर आपका एक इंक्रीमेंट लगता है। लेट्स से आपकी बेसिक पे 15,000 है, 15,000 रुपये आपकी बेसिक पे है, और आपका इंक्रीमेंट जो पर ईयर लगता है वो 1,600 रुपये है, ठीक है। तो अगर आपकी जेआईबी के थ्रू अगर हम बात करें कि जेआईबी नहीं है आपका किया हुआ, तो आपकी बेसिक पे कितनी रहेगी? 15,000। लेकिन यही अगर हम बात करें सीआईबी सॉरी जेआईबी आपने क्लियर किया हुआ है तो आपकी कितनी बन जाएगी? 15,000 तो ये, और 1,600 रुपये ये, तो 16,600। अब आप सोचेंगे कि भाई क्यों मैं इतना मत्था मारूं, सिर्फ 1,500-1,600 रुपये का तो मेरी सैलरी में फ़र्क पड़ना है, ठीक है। और टेंशन ले रखी है मैंने दुनिया जहान की, ठीक है, कि पेपर नहीं हो रहा, पेपर नहीं हो रहा। लेकिन आप इस चीज़ का एक बेनिफिट देखिए ना, कि जब आपका जो बेसिक पे है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इसमें बेसिक पे इंक्रीज होता है, आपका इंक्रीमेंट बेसिक पे लगता है। जब आपका बेसिक पे इंक्रीज होता है तो आपका डीए भी बढ़ेगा, क्योंकि जो डीए होता है वो डायरेक्ट आपका निकलता है बेसिक का, ठीक है। डीए बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा, और आपके अदर जो अलाउंसेस जो बेसिक पे डिपेंड करते हैं वो भी ऑब्वियसली बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका इंक्रीमेंट 1,600 का है तो 1,600 का ही फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि आपका जो पीएफ कटता है, ठीक है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो होता है वो बेसिक पे का होता है, ठीक है। मान 10% लेके चलते हैं हम, ठीक है। मुझे नहीं मालूम आप ये वीडियो कितने साल बाद देख रहे हैं, मान लेते हैं कि 10% से है आपका जो बेसिक पे का जो कंट्रीब्यूशन है। तो आपका 10% जो है वो पहले तो 1,500 रुपये कट रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, 16,600 अगर आपकी बेसिक हो जाएगी तो आपका 1,660 रुपये कटेगा। 1,660 कटेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे तो पैसे ज़्यादा कटने लगे, वो पैसे गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब आपके जो एम्प्लॉयर की तरफ से भी तो कंट्रीब्यूशन उतना ही होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से जब बढ़ेगा तो वहाँ से भी बढ़ेगा, तो ये इनडायरेक्टली बहुत आपके ऊपर पैसे का फ़र्क डालने वाला होता है, ठीक है। इनकम बेनिफिट होता है। दूसरा, आपका जो सीनियरिटी बढ़ती है आपकी, सीनियरिटी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका एक इंक्रीमेंट लगना है अगले साल,
ठीक है। तो वो 15,000 आप आज की डेट में है, लेकिन वो आपका एक साल बाद आपका 1600 रुपये का इंक्रीमेंट लगना है। लेकिन जैसे ही आप जेआईबी क्लियर कर लेते हैं वो आपका 1600 रुपये का इंक्रीमेंट आज ही लग गया। तो आप एक साल सीनियर हो गए हैं उससे जिसका जेआईबी क्लियर नहीं की हुआ है और आपके साथ ही जिसने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये आपके सीनियरिटी चैनल में भी आपको ऊपर करता है अगर आप प्रमोशंस के लिए जाते हैं तो। ठीक है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, और हर बैंक इसका मेंबर है आईआईबीएफ का, और इसके थ्रू आपको इंक्रीमेंट के साथ साथ जो प्रमोशंस होते हैं वहाँ पे भी आपको काफ़ी लाभदायक होता है ये जेआईबी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जेआईबी एग्ज़ाम कितनी बार कंडक्ट किया जाता है। तो ये ट्वाइस इन अ ईयर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है आईआईबीएफ के द्वारा। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? 2022 मई के अंदर अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में जो आप जून के अंदर पेपर देने वाले हैं, मई जून के अंदर, वो आपका प्रिंसिप पीपीबी, एएफबी और एलआरएबी आपका पेपर होने वाला। 3 सब्जेक्ट होते हैं। आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 50-50-50। लेकिन इसके अंदर आपको एक थोड़ी सी सहूलियत दे दी जाती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर ही। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि क्या आप इसमें अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है आपको सब्जेक्ट 3 है, तो ये आपके नवंबर 2022 वाले पेपर में अब कहा गया है आईआईबीएफ के द्वारा कि ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, हालांकि अभी तक कहा गया है, ठीक है, बढ़े नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये 3 ही सब्जेक्ट बता रहा हूँ। जब बढ़ जाएंगे तो उसके लिए आपके सेशंस और प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि वो ही अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी बैंकिंग या फिनेंस इंडस्ट्री के अंदर है जेआईबी के लिए। ये बात अगर आप कहेंगे कि सर आपने शुरू में तो कहा था कि आप जेआईबी के लिए पहले दूसरे भी अप्लाई कर, मतलब नॉन बैंकर भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, जेआईबी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तभी जब आप बैंकिंग लाइन के अंदर हैं और 6 महीने आपको हो चुके हैं ज्वाइन किए हुए को। लेकिन आप डीबीएफ के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, वो जेआईबी का जुड़वा भाई ही तो है। ठीक है, तो वो अब दूसरी कंडीशन आपकी क्या है कि कौन से क्राइटेरिया आपको मीट करने होंगे। पहला ये कि आपके 12th या उसके इक्विवेलेंट आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। तो आप सोचेंगे कि यार ग्रेजुएशन वाला ही लगता है बैंक में, तो दूसरे जब ग्रेजुएशन वाला लगता है तो ओबियसली 12th या उसके इक्विवेलेंट उसने कुछ किया होगा। जी नहीं, जो आपका अवॉर्ड स्टाफ, जो अगर हम बात करें बैंक टू बैंक वेरी करता है स्टाफ को बोलना। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्लरिकल से नीचे वाला स्टाफ है, जैसे कि आपके मैसेंजर्स हो गए, वो भी आपके जेआईबी से भी क्लियर कर सकते हैं। तो उनमें क्या है कि 12th या उसके इक्विवेलेंट आपने एग्ज़ाम क्लियर किया होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आपने 10 कुछ मैसेंजर्स जो मतलब उस पुराने टाइम में नहीं पढ़ते थे इतना, 8वीं 10वीं करके लग जाते थे, ठीक है, बाद में पक्के हो जाते थे उसी बैंक में रहते रहते ही। ठीक है, तो वो क्या होता है कि अगर आपने 12th नहीं की हुई है तो आपके पास एक और चांस है कि आपको अलाउ किया जा सकता है जेआईबी के अंदर। अगर आपने 12th नहीं की हुई है तो या तो इंस्टीट्यूट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उन और ये कैसे डिपेंड करेगा, कौन से स्टूडेंट्स के लिए डिपेंड करेगा, आप कैंडिडेट्स जो होंगे अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, उन्हें अपने मैनेजर या ऑफिसर इंचार्ज जो होगा बैंक का, ठीक है, उस ब्रांच का, तो उससे एक परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। वो अगर आप एप्लीकेशन पे साइन कर देते हैं कि हाँ यू आर अलाउड टू अपीयर इन दिस एग्ज़ाम, ठीक है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, जेआईबी का सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। सबऑर्डिनेट स्टाफ, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हु आर सबऑर्डिनेट स्टाफ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन इफ दे हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इट्स इक्विवेलेंट। यही बात मैंने आपको कह दी। अब बात आती है कि फ़ी कितनी है, पैसे कितने लगेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो हम यही देखने वाले हैं ना कि पैसे कितने लगने वाले हैं मेरे इस काम में। तो नॉर्मल एप्लीकेशन फ़ी आपकी रजिस्ट्रेशन की 2700 रुपये है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ड्यू डेट से लेट अगर आप करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ड्यू डेट आपकी जो होती है वो आपकी 2700 प्लस 100 रुपये आपके, उसके बाद अगर पहली डेट चली जाती है आपकी, लास्ट डेट चली जाती है, तो 2700 प्लस 100 रुपये की पेनल्टी भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर एक और डेट आपने निकाल दी तो आपको 2700 प्लस 200 रुपये दे के अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि वो तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपके कितने अटैम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ये आपके 4 अटैम्प्ट्स के लिए, मतलब 2 साल के लिए एप्लीकेबल होता है। जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया उस दिन से आपका अटैम्प्ट काउंट होना शुरू हो जाएगा, चाहे आप बीच में आप अप्लाई करें चाहे ना करें, चाहे पेपर देने जाएँ चाहे ना जाएँ, आपका उस दिन से लेके 2 साल तक के लिए आपकी वैलिडिटी उस रजिस्ट्रेशन की रहती है। ठीक है, तो पहले अटैम्प्ट में आप 2700 रुपये देते हैं, आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन। अगर मान लीजिए पहली बार में नहीं निकला पेपर तो आपका सेकंड अटैम्प्ट में 1300 रुपये लगते हैं, तीसरे अटैम्प्ट में 1300 और चौथे अटैम्प्ट में 1300। उसके बाद तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट काउंट होगा। क्योंकि 4 जो अटैम्प्ट थे वो आपके पहले जा चुके उस रजिस्ट्रेशन के पुराने वाले के अंडर में जो आते थे। ठीक है,
मोड क्या होता है? मोड ऑफ एग्ज़ाम इज़ ऑनलाइन, आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव संडेज जो होते हैं आपके 3, उसमें कंडक्ट किया जाता है मंथ में, और मई और नवंबर में इसका हिसाब किताब चलता है। थोड़ा सा पेंडेमिक के दौरान आगे पीछे हो गया था, ठीक है, लेकिन वरना मई और नवंबर में एग्ज़ाम होते हैं आपके जेआईबी के। जेआईबी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और जैसा कि आप बैंकिंग एग्जाम में देखते हैं, यहाँ पे आपको डर नहीं होता, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो 120 के 120 करके आने होंगे आपको। आई होप आपको 120 में से 120 आते हों, लेकिन अगर नहीं आते हों, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 100 है और ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 ही लेने हैं, 70 लेने से भी कोई अलग से अनोखे नहीं हो जाएंगे आप। आपको पेपर क्लियर करने का मकसद पहला होना चाहिए। नॉलेज आपका टाइम टू टाइम बैंकिंग के साथ आता है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग के अंदर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज काम करता है, ना कि आपके किताबी कीड़ा होने का कोई उस पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली उसमें कोई डाउट नहीं है कि जो किताबी ज्ञान होता है वो आपका एक वेपन की तरह होता है जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, डायरेक्ट आप कोई भी किसी पे टिक कर सकते हैं। गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सही हुआ तो बल्ले बल्ले। टू क्वालिफाई द फॉर द एग्ज़ाम, कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ 50% इन ऑल थ्री। या तो आपको 150 नंबर लेने पड़ेंगे मिला के, जिसमें से मिनिमम आपको हर एक में 45 लेने पड़ेंगे। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आपने एक पेपर में 51 नंबर ले लिए, दूसरे में आपके 49 आए, तो आपको तीसरे पेपर में कितने लेने पड़ेंगे? 51 और 9, 50, 50, 100 तो नंबर आपने वहाँ ले लिए। तीसरे में आपको 50 नंबर लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एग्रीगेट तो 50% बनाना है ना टोटल का। एक उसी अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले अटैम्प्ट की बात करते हैं। ये समझने वाली चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा कि पहला अटैम्प्ट है, कोई पहली बार अपीयर हुआ, ठीक है। उसके पहले पेपर में तो आए 51, दूसरे में आए 49, तीसरे में आए जैसे कि पीपीबी में 51, अकाउंटिंग एंड फिनेंस के अंदर आए आपके 49। तो कितने नंबर और लेने पड़ेंगे उसे? क्योंकि ये कंडीशन ये है कि तीनों में मिनिमम 45 होने चाहिए, टोटल आपका 50% बनना चाहिए, ठीक है। तो 300 नंबर में से 50% 150 बनाने पड़ेंगे। तो आपका 100 नंबर तो वहाँ पूरे हो गए, अब आपको 50 नंबर लेने पड़ेंगे। अगर उसमें 49 आ गए तो आपकी कंडीशन दोनों फुलफिल नहीं हुई ना। एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि आपने 45 मिनिमम लेने हैं तीनों में, ठीक है, ले लिए, लेकिन जो 150 नंबर लेने थे वो तो पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब वो आपका अटैम्प्ट फेल हो गया। अब क्या है, दूसरे अटैम्प्ट में जब आप जाएंगे तो दूसरे अटैम्प्ट में आपके 51 नंबर तो यहाँ पे हो ही गए कि आपने पहले में पीपीबी में पिछली बार पहले अटैम्प्ट में 51 ले लिए थे। दूसरे के 49 का कोई महत्व नहीं रहेगा जब आप अगली बार पेपर देने जाएंगे दूसरे अटैम्प्ट में। क्यों? क्योंकि वो 45 मिनिमम और 50% आपको तभी काउंट होता है जब आप सिंगल अटैम्प्ट में वो 50% आप एग्रीगेट ले रहे होते हैं। वरना आपको अलग अलग अटैम्प्ट में पेपर निकालते हैं तो आपको 50% सब में लेने होते हैं, ठीक है। तो अब दूसरे अटैम्प्ट में आपको क्या करना पड़ेगा कि 50% आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आ गई कि 120 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है। टाइम की चिंता नहीं करनी, आराम से आपका टाइम बच जाता है। कम से कम 1 घंटा तो आपका बच ही जाता है अगर आप बात करें पीपीबी और एलआरएबी के अंदर। तो अकाउंटिंग एंड फिनेंस में आपका 40 से 45 मिनट बचते हैं अगर आप आराम आराम से करते हैं तो भी। आपको पता होना चाहिए आपको कब जो कैलकुलेटर है वो अलाउड होता है पेपर के अंदर, और जो टाइम लिमिट है जो जेईबी एग्ज़ाम की, वो 4 कॉन्जिक्यूटिव अटैम्प्ट से ऊपर नहीं जा सकते एक रजिस्ट्रेशन के अंडर में। मैंने आपको बता दिया कि 2 साल के लिए वो रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड होता है, चाहे आप उसमें अपीयर हो चाहे ना हो। अब जो बड़ी बात आती है वो ये आती है कि सर मैं बिगिनर हूँ, मैं कैसे स्टडी करूँ कि मेरा ये पेपर निकल जाए। या किसी के दिमाग में ये आता है कि मैं तो मेरे 40s में हूँ, मैं बहुत बार पेपर दे दे के देख लिया मैंने, मेरा तो उतना शार्प माइंड नहीं है यंगस्टर वाला, मैं इसको कैसे क्रैक करूँ। तो आप लोगों को दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आपको या तो आप ऐसे चैनल्स को फॉलो कर रहे होते हैं जिनको बस जो, क्योंकि मैंने देखा है, ठीक है, जब मैंने जेईबी निकाला था तो मैंने देखा था इतने खोखले खोखले टीचर्स। आज की डेट में तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी आपको मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं पे आपको सबसे बढ़िया टीचर्स मिलते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपके भविष्य के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खोखले टीचर हैं और वो इतने लोगों ने उनको इतना ऊपर चढ़ा रखा है, मुझे समझ नहीं आता। आपको भी पता है कि उसे उस टॉपिक के बारे में नहीं पता, लेकिन आपके पास कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है तो आप आंख मूंद के ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं यार, नंबर तो आ जाएंगे मेरे। लेकिन क्या उनसे पढ़ के आप कुछ सीख रहे हैं? आपको दोनों चीज़ों पे काम करना होगा, चीज़ें भी सीखें और पेपर भी निकालें, ठीक है। तो चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप 40s में हो, आपके लिए
ये मैटर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो ओली बोर्ड की स्पेशल टीम है उसने एक ऐसा कोर्स तैयार किया है कि क्यों? क्योंकि जो मेहनत आपको करनी थी वो टीम ने कर ली कि आपको ये चीज़ें नोट्स होने चाहिए, इस तरीके से आपको इस चीज़ को पढ़ना होगा, इतने सिंपल वे में आपको पढ़ना होगा। तो जो एक्सपर्ट टीम है वो आपके लिए काम ऑलरेडी मेहनत कर चुकी है, तो आपको बस सुनना है और ईयरफोन लगा के सुनते रहिए, और जो आपको कहा जाए कि ये याद रखिए बस वो याद रखिए। पेपर क्यों नहीं निकलेगा? आराम से निकलेगा। ठीक है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपके कोर्स के साथ। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हैं। 40% डिस्काउंट आपको मिलेगा। JIB 2022 मई जून का कोर्स है। अब दिमाग में ये आता है कि यहाँ पे तो लिखा हुआ 110 वीडियो लेक्चर हैं, 15 मॉक हैं, तीनों पेपर कवर किए जा रहे हैं, मैं कैसे करूँगा ये? बाकियों ने अगर किसी ने कर लिया हो तो उसने ज़्यादा लेक्चर्स देख लिए होंगे। अरे भाई, उसने अगर 110 देख लिए होंगे तो उसके 100 में से 90 नंबर आ जाएंगे, 85 नंबर आ जाएंगे। हमारा मकसद पास करना है ना। ठीक है, तो पास करने के लिए तो जो आपको लगे कि हाँ मुझे बेसल नॉर्म्स नहीं आती तो बेसल नॉर्म्स देख लीजिए इसमें से। यहाँ पे सारे लेक्चर्स तो इसलिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जब भी आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं इसका मतलब मकसद ये नहीं होता कि आपको 110 के 110 देखने हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप में और किसी छोटे से बच्चे में क्या फ़र्क रह जाएगा? आपको हमेशा वही लेक्चर्स देखने चाहिए जो आपके कमज़ोर हों। सारे हमें इसलिए प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं क्यों? क्योंकि आपका जो कमज़ोर है क्या पता वो किसी और का स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, या आपका जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या पता किसी और का कमज़ोर हो। तो आपको ही चुनना होगा उसमें से कि भाई मुझे इन चीज़ों पर काम करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ डाउट्स हैं तो डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके लिए लाए जाते हैं। मॉक टेस्ट 15 दिए जाते हैं, 5-5 तीनों पोर्शन के। ठीक है, तो अगर आपको 5-5 नहीं किए जाते हैं, दिन कम है, कोई बात नहीं, 2-2 करके चले जाइए। ये ओली बोर्ड है, ओली बोर्ड के एक मॉक के सामने दूसरे प्लेटफॉर्म के 10 मॉक भी फीके पड़ जाते हैं, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो अगर आप लॉन्च कोड यूज़ करेंगे तो 40% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप VMAX कोड यूज़ करेंगे तो आपको 40% से ऊपर 5% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आपके जो फैकल्टी हैं वो सुभी मैम हैं जिनको 3 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, और जब आप इनकी आप एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ों को कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड वन ही आपको बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आपको ये तो पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है वो आपको एक एक्सपीरियंस्ड ट्यूटर ही बता सकता है। अरविंद शुक्ला सर आपको 10 ईयर प्लस जिनका एक्सपीरियंस है वो इसके अंदर हेल्प करने वाले हैं, और जो कि ट्रेनर रह चुके हैं इंटरनल प्रमोशन एग्ज़ाम है उनके लिए। तो सुभी मैम और जो अरविंद शुक्ला सर हैं वो प्रॉपरली आपको हेल्प करने वाले हैं इस सेशन के, इस जो आपका कोर्स है उसके अंदर। ठीक है, और यह बात याद रखिएगा कि कोई भी पेपर इंक्रीमेंट के लिए नहीं देने जा रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक में आप पैसे के लिए कभी नहीं भागते। ठीक है, क्योंकि पैसा आपके पास खूब दे देता है बैंक, लेकिन जो दिमाग में ये टेंशन रहती है ना कि यार उसका हो गया, उसका भी हो गया, मेरा नहीं हो रहा, लोग CIB दे रहे हैं, मेरा तो JIB नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो पीयर प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है, उससे छुटकारा पाने के लिए कि यार दिमाग से निकले मेरे ये बार बार JIB CIB का ये जो भूत है ना दिमाग में चढ़ा हुआ है वो उतरे, उसके लिए JIB CIB क्रैक करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये दिमाग से उतारना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप JIB कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं वो आपकी मेहनत किसी और ने ऑलरेडी कर रखी है, आपको तो बस सुनना है। ठीक है, नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप खुद नोट्स बनाना चाहते हैं या उस नोट्स में से ही पढ़ लेना चाहते हैं। आप अगर VMAX कोड यूज़ करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप प्रिंटेबल PDFs के लिए। इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए या JIB CIB प्रेप नाम से सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।